जिसको घुमसान की लड़ाई कहते हैं, वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज को जिनके जरिए से हम तेल निकालते हैं और पहुंचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त जो इतला आई है उस इतला के मुताबिक लगभग एक मजीद जंगी बेड़ा वो जा रहा है। अमरीकी मरीन्स की एक बड़ी तादाद जा रही है, को 5000 अमरीकी फौजी जो है वो इस खित्ते में मजीद पहुंचाए जाएंगे, और इसके अलावा एयरफोर्स और बहरी जहाज, ये सारी चीजें वहां पे वो करीब लेकर जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो ईरान के ऊपर मजीद हमले करना चाहते हैं। अब अमेरिका के अंदर शदीद मुखालफत हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? क्या वाकई वो अपनी फौज को ईरान की सरजमीन पे उतारना चाहते हैं? क्योंकि देखें, यूरेनियम के हवाले से उनके पास कोई मंसूबा है नहीं। ईरान के पास जो तैयार यूरेनियम है जिसको वो एटम बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, लगभग 450 किलो उनके पास है। इस पे पुतिन ने एक ऑफर दी है डोनाल्ड ट्रंप को। जो रूसी सदर है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम ये यूरेनियम उठाकर रशिया ले जाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, ये नहीं होगा। ये ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी, और ईरान से तो अभी बात ही नहीं हुई इस बारे में। ईरान अपनी यूरेनियम देता भी है या नहीं देता ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन वो यूरेनियम है कहां? वो जहां भी है वो इतनी महफूज है कि जमीन की बहुत नीचे तह के अंदर उन्होंने रखी है कहीं। देखिए, अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन बमबार तैयारा है वो B-2 बम्बर तैयारा, B-52, ये तैयारे हैं। इनके जो बम है वो स्ट्रक्चर्स को तोड़ देते हैं और वो बंकर तोड़ देते हैं। बंकर बस्टर्स हैं, यानी वो जाते हैं और जाकर जो जेरे जमीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जेरे जमीन स्ट्रक्चर बहुत नीचे है जमीन के अंदर, तो फिर उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सैकड़ों फुट नीचे जो है वो ईरान ने, और वो मिट्टी की लेयर है, कंक्रीट की लेयर जो है उसको वो तोड़ देते हैं मिसाइल्स। मट्टी की लेयर के अंदर घुसना वो बहुत मुश्किल होता है, और जो मट्टी है या जो कुदरती जो अवामिल है उनके अंदर से गुजरना बम का इतना आसान नहीं होता। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए बम डिजाइन किया जाता है। तो अब जो बम्स हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पे ईरान ने अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स, या अपना जो उनके पास एटम बम बनाने की सलाहियत का जो सिस्टम है, या जो उनके पास यूरेनियम है उसको जहां रखा हुआ है, वहां अमेरिका की एक्सेस नहीं हो पा रही। उन्हें जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। क्या अमेरिकन इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ईरानी तो कह रहे हैं कि जमीन पे उतरे तो हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, हम तो इनका इंतजार कर रहे हैं 50 साल से। और ईरानियों ने ऐसा लगता है बड़ा लंबा अरसा तैयारी की है इस जंग की। जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल मारे, इस पे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले ने अमरीकी हुकाम को हैरान कर दिया और हिला कर रख दिया। तेहरान ने खलीजी ममालिक पर 3000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, 3000 से ज्यादा, जबकि इसराइल की तरफ से सैकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी ऑफिसर जो हैं मिलिट्री के और साबिका ऑफिसर, वो ये कह रहे हैं कि ईरानियों ने बहुत कम वसाइल से बहुत ज्यादा कुछ करने का कारनामा सरंजाम दे दिया, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। सस्ते शहीद ड्रोन ने रेडार, बंदरगाहें, फौजी अड्डे और तेल की तनसीबात को निशाना बनाने में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है। अमरीकी हुकाम अब मान रहे हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि ईरानी इस तरह का रद्द अमल देंगे। और अभी एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और ये नुकसान हुआ है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के जहाज खड़े हुए थे, और ये वही जहाज हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं जहाजों में, और बड़े कीमती जहाज हैं। इससे पहले आपको याद है ना कि एक दिन पहले इराक के अंदर इन्होंने कहा जी एक हादसा हो गया और 2 जहाज आपस में टकरा गए। एक को लैंड कर लिया गया, वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दूसरा तबाह हो गया। उसके अंदर 6 अमरीकी सवार थे, वो 6 के 6 मारे गए। अब ये तो अमेरिका मान रहा है कि उनका ये नुकसान हुआ, लेकिन इसी तरह के 5 जहाज जो हैं वो तबाह हो गए हैं, कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी तौर पे, और ये रीफ्यूलिंग करने वाले तैयारे थे। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वो ये बता रहे हैं जनाब के एयरफोर्स के तैयारों को नुकसान पहुंचा है, और ये वो तैयारे हैं जो रीफ्यूलिंग का काम करते हैं बाकी तैयारों के लिए। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां ना एकदम लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि एक वाकया ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वजीर खजाना है अमेरिका का, सेक्रेटरी खजाना आप इसे कहते हैं, स्कॉट बेसेंट, ये एक इंटरव्यू दे रहा था। लाइव इंटरव्यू में अचानक से इसे आवाज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आपसे बात करना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर ने आपको बुलवाया। तो ये जब सदर को मिलकर आया और वापसी पर आकर बैठा, तो पहला क्वेश्चन सदर से मुलाकात के हवाले से किया गया कि क्या वो ठीक है। तो इसमें ये जो सेक्रेटरी खजाना है ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ था,
और इसकी आवाज में काफी लर्जिश थी, यानी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अगर वो आप सुने इंटरव्यू का हिस्सा निकाल के, तो मैंने सुना वो एक नॉर्मल आदमी लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत शदीद परेशान है। ये चीजें बताती हैं कि सदर के आसपास बड़ा टेंशन का माहौल बना हुआ है और चीजें नॉर्मल नहीं है जिस किस्म के हमले वो कर रहे हैं। फिर नेतन्याहू के हवाले से अफवाहें आ रही हैं कि नेतन्याहू पता नहीं कहां चला गया। अब नेतन्याहू इसराइल में तो मौजूद नहीं है, ये तो बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं और कोई दावा नहीं करता कि वो इसराइल में है। ये कहा जाता है कि नेतन्याहू या तो हवा में ट्रेवल करता रहा है पिछले दिनों, या अब किसी और जगह पे, महफूज जगह पे चला गया है। और नेतन्याहू की एक जो वीडियो आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बाद लोग बड़े वसूख से दावा कर रहे हैं कि इसमें इसकी कभी 6 उंगलियां नजर आती हैं, कभी 5 नजर आती हैं, और दांतों का डिजाइन और बाकी चीजें। तो वो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई करार दे रहे हैं। ये तो बहुत आगे है ना, अमेरिका और इसराइल तो बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, हम लोग तो भी बहुत पीछे हैं, बहुत, वो हमसे कई साल आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो अब ये दावा किया जा रहा है, लेकिन देखें अभी तक ये अफवाहें हैं, इनकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और जो बहुत बड़ा इशू है, वो इशू है एप्स्टीन फाइल्स का। अब इसमें इल्हान उमर, आप जानते हैं खातून को, और ये बड़ी शानदार पॉलिटिशियन है, अमेरिका से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 मरतबा आया है। अंदाजा करें आप, एक आदमी का 38,000 मरतबा नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में। और आप सब जानते हैं ये फाइल्स क्या हैं। ये मासूम और कम उम्र लड़कियों के साथ जुल्म और ज्यादती की एक पूरी दास्तान है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग अपनी अयाशी के लिए मुंह काला करते रहे, ये वो दास्तान है। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीज है कि 38,000 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम आया। और वो कहती है कि आप कह सकते हैं कि ट्रंप पेडोफाइल्स प्रोटेक्शन पार्टी का सरबराह है। ये इल्हान उमर ने, ये कांग्रेस वुमन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात की। और पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त ये एक तासुर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग शुरू की है, इसकी वजह एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना है। फिर जो ईरान में बच्चियों के कत्ल वाले मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला ना, वो गले पड़ गया। अब हर तरफ से ना सिर्फ मीडिया पे ये सवालात हो रहे हैं, बल्कि सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर कैसे झूठ बोल सकता है। जब अमरीकी वजीर दिफा से या बाकी लोगों से पूछा जाता है कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए अब तक इस लड़ाई में, या कितने जख्मी हुए, नुकसान बता दो, तो वो उसके बारे में नहीं बता रहे। फिर हालत डोनाल्ड ट्रंप की ये हो गई है कि ईरान की फुटबॉल टीम को धमकी लगा दी, कहते नहीं वेलकम करता हूं ईरानी टीम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हिफाजत के पेश नजर यहां पे आएंगे। अब अंदाजा करें आप कि अमरीकी सदर को ये दावा करना चाहिए था कि ईरानी टीम खुलकर आए, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, और यही एक बड़े लीडर की निशानी होती है। लेकिन अमन के नोबेल इनाम के हकदार लीडर ने यह कहा कि फुटबॉल की टीम को भी धमकी लगा दी। यानी खेलों को तो आप दूर रखते हैं जंग से, सियासत से, लेकिन फुटबॉल टीम को भी धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये हालात है। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। पहले इतला आती है कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए, और ये रूटीन बनती जा रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों को बाई डिजाइन लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और ये काम पाकिस्तान की जर्नैलों ने किया था, जनरल बाजवा ने और जनरल नदीम अंजुम ने ये डिजाइन किया था। जनरल फैज भी एक दौर में इसका हिस्सा था। इमरान खान ने मना किया तो इमरान खान की हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ के जरिए से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए। अब भुगत रही है पूरी कौम। तो मामला यह है कि ये जो 2 ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचे, ये रावलपिंडी तक आए कैसे? इनकी रफ्तार कोई जेट तैयारे जितनी तो नहीं है, ये इतना तेज तो नहीं आता। रास्ते में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट पे गिर सकते थे, ये किसी जहाज को निशाना बना सकते थे, ये किसी और तनसीब को निशाना बना सकते थे। ये यहां तक पहुंचे कैसे? पहला सवाल तो ये है। और ये आए कहां से? दूसरा सवाल ये भी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये नहीं बताया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान डायरेक्ट चला देता है ना, वो तो आसरा ही नहीं करता। उनको तो ऑर्डर दिया हुआ है जनाब, जो भी चीज हो पाकिस्तान में पटाखा चले फौरन आपने खाते में डाल। लेकिन मामला यह है कि कोई कंफर्मेशन तो आए ना, बताया तो जाए इसके पीछे कौन है, तंजीम कौन सी है। दाइश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, कौन है इसके पीछे? जो भी है उसका फिर नाम लिया। इसके पीछे इसराइल है, मुसाद है, कौन है? नाम लेना चाहिए ना, रॉ है इसके पीछे। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर होता है बार बार, और ये इस तरह ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच जाए तो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये ड्रोन इतने काबिल ड्रोन नहीं थे, फारक किस्म के ड्रोन थे, तो इनका कोई तया पहुंचा करना मुश्किल नहीं था। तो ये 2 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। इनके पीछे कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को ताना दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।
ख्वाजा आसिफ साहब, 20 दिसंबर को इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी और उनका ट्वीट आया था। ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, यानी इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात होने के भी 2.25 महीने के बाद ये जंग शुरू हुई है। तो इमरान खान इस पे स्टेटमेंट कैसे दे दे? इमरान खान का तो लगभग कोई 2.5 महीने हो गए, 2.25-3 महीने हो गए, कोई एक स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। वो इसके ऊपर स्टेटमेंट कैसे दे दे? अखबार उसको नहीं मिलता, टीवी उसको नहीं मिलता, तो वो कैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दे? माजी में उसने हमेशा स्टेटमेंट दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ तो बाहर है, अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और सांस भी लेता है, बेहतरीन है, अपने रिश्तेदारों से, पार्टी वालों से मिलता भी है और शानदार जिंदगी गुजार रहा है। तो जो आपका लीडर है उसने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? आपके लीडर ने अभी तक इसराइल को बराह रास्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस से निकलने का फैसला क्यों नहीं किया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? और अमन का नोबेल इनाम वापस लेने का ऐलान क्यों नहीं किया, जब ईरान के अंदर 168 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक है, उन्हें बेदर्दी के साथ मिसाइल मार के कत्ल कर दिया गया? ये तो बाहर है ना, जरदारी तो बाहर है, नवाज शरीफ तो बाहर है, फजलुर रहमान तो बाहर है, एएनपी बाहर है, एमक्यूएम बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, बिलावल बाहर है, मरियम, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। लेकिन नहीं बोलेंगे। इमरान खान से तवक्को करेंगे, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी मुलाकातें बंद की हुई, छोड़ के देखो, बाहर निकालो और 2 घंटे के अंदर ले लो जो स्टेटमेंट लेना है। जो सवाल पूछोगे डट के उसी वक्त जवाब देगा। आप भी जानते हैं इमरान खान को, हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान उसको जानता है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं, खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ईरान के हवाले से है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखें। इफ ईरान शॉट्स एंड वॉलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. ट्रंप ये कह रहा है कि अगर ईरान ने कत्ल किया पुरअमन मुजाहिरीन को या उन पर गोली चलाई, जो कि उनकी एक रवायत है, तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा। जिस वक्त आप ये पुरअमन मुजाहिरीन को मारेंगे, हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान साहब की पार्टी निकलती है एहतजाज करने के लिए, और इससे पहले 9 मई को कत्लेआम होता है, तब भी अमेरिका किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करता। 26 नवंबर को लगभग 15-14 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं सरेआम, सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता। मुरीदके में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके कौमी और मुल्की मफाद के अंदर बनती है, लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर होती है तो फौरी तौर पे स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम होगा तो वो कहेंगे इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने, वहां पे अदालतें हैं, वो अपने सिस्टम में खुद कर लेंगे। लेकिन ईरान के अंदर होता है तो वो कहते हैं इंटरनल मामला नहीं, हम आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो ये इंसानी हकूक का जो चूरन है ये वहां बेचा जाता है जहां पे किसी बड़े मुल्क का जाती मफाद होता है। तो सिंपल ये है, इसके अंदर और कोई कहानी है नहीं। यानी इससे 4 गुना इज्जत यही काम करके इमरान खान हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। अगर इमरान खान यही काम करता तो यही सारे तज्जिया निगार और यही सारे दानिश्वर ये बैठ के कह रहे होते कि इमरान खान से बुरा आदमी कोई नहीं है दुनिया का। लेकिन आसिम मुनीर गैर आईनी तौर पे ये काम कर रहा है, यानी आसिम मुनीर का आईन में तो गुंजाइश ही नहीं है ना। आर्मी चीफ की क्या औकात है कि वो जाए और जाके फॉरेन पॉलिसी के मामलात को देखे? एक सरकारी मुलाजिम है, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, वो कैसे कर सकता है? ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ये उसकी ड्यूटी है, ना उसको ये करना चाहिए।
इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ अपनी डोमेन से बाहर जाके ये काम क्यों कर रहा है, बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कमाल काम कर दिया जनाब, पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात पाकिस्तान के ये कर दिए वो कर दिए, ये खबरें चला रहे हैं और इसके ऊपर बकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं। आज मैं सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ रहा था। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करता हूं कि ये आलमी सतह पर जो ताल्लुकात बेहतर करने के दावे हैं ये हुए कैसे और हमने इसके बदले में क्या कुछ कुर्बान किया है। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते, ये हमने कुर्बानी दी है इसके लिए। अगर यही काम इमरान खान करता कि फलस्तीन के लिए हम किसी को नहीं निकलने देंगे तो इमरान खान को शायद इससे ज्यादा पसीराई मिल जाती आलमी सतह पे। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया, क्या हो जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं। क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। 3 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था, 3 साल में कोई सरमायाकारी आई नहीं पाकिस्तान में। क्या कोई सियाहत आई पाकिस्तान में? नहीं। सयाह जो पाकिस्तान में आते थे वो भी अब नहीं आते। देखिए हुकूमत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ये एनालिसिस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हुकूमत बनी कैसे। क्या ये हुकूमत लीजिटिमेट गवर्नमेंट है? क्या ये हुकूमत काम करने के लिए कानूनी और आईनी हैसियत रखती है? इखलाकी हैसियत भी नहीं रखती। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके, आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है। यही सारे काम जो गलत काम जो पाकिस्तान ने, चलो अपनी पॉलिसी बदली ना, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, यही सारे काम अगर इमरान खान करता तो वो तारीख का सबसे जालिम और बदतरीन आदमी आप उसको कह देते। लेकिन यही सारे यू टर्न लेके पाकिस्तान की पॉलिसियां तब्दील करके, पाकिस्तान की नजरियाती जो पॉलिसीज है पुरानी उनको तब्दील करके, जब आप आलमी सतह पे थोड़ा सा निकल के आते हैं और उसका टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं होता तो आप कहते हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है, आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से फलस्तीनी जो आपकी तरफ देखते थे अब नहीं देखते, बल्कि वो परेशान है कि ये आके हमसे असला छीनेंगे। आज इन पॉलिसीज की वजह से इसराइल आपसे खुश है, अमेरिका आपसे खुश है, और इन घटिया पॉलिसी जो पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं इंसानी हकूक की पामालियों की, उनकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन आपको कैसे देखता है। वीजे आपको नहीं मिल रहे, ये आपने कामयाबियां हासिल की हैं, जाओ जाके वीजा लगवा के दिखाओ, दुबई का, ओमान का, आम आदमी को वीजा लग ही नहीं रहा, ये कंट्रीज पाकिस्तान को वीजा दे ही नहीं रही। और भारत जिसको आप कहते हैं कि भारत कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, ये इसमें हमारे लिए सोचने की बात है। कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत हमसे, हम भी बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी 26 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये डाटा आप देखें